तो अब बात करेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। कई बार क्या हो जाता है कि राज्य जो कुछ मांग करता है और बाय द वे केंद्र नहीं हो पाता है सफल उसको पूरा करने में, तो तनाव और टकराव हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है राज्य और केंद्र के बीच। इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। स्वायत्तता की मांग की बात करते हैं। देखिए, स्वायत्तता की मांग मतलब स्वायत्तता की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार या अपनी डिमांड करना, अपनी मांग करना। तो उसकी मांग करते हैं। राजनीतिक सवाल है, आज भी ये बना हुआ है, ठीक है। दूसरा है बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। अब कोई भी अगर लड़ाई होता है तो केवल झगड़ा से ही सॉल्व नहीं होता। अभी इजराइल अभी हमास में जो लड़ाई चल रहा है वो बातचीत के माध्यम से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। परंतु वर्ल्ड के अंदर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने का भी वो जरिया समझते हैं, वो अलग बात है, हम नहीं बात करेंगे उसके ऊपर। तो बातचीत के माध्यम से भी समाधान किया जा सकता है समस्याओं को, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में हम संबंध की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि संविधान तो एक फ्रेमवर्क है, संविधान तो एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। उसको सही पूर्वक काम में लाने का काम राजनीतिक दलों का है, हमारा है। क्योंकि राजनीतिक दल जो वही होते व्यक्ति जो हमारे पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे पे कार्य जो काम करवाने का काम वो करते हैं और इसको हम लागू वही करवाते हैं और काम हम करते हैं, यही ना होता है। परंतु अगर देखा जाए तो वास्तविकता द्वारा होती है, यानी कि राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो है संविधान में जो भी लिखा गया उसका सही पूर्वक जो है पालन करवाया जाता है, ठीक है। भारत संघवाद पर आधारित राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रगति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यानी भारत पर जो है संघवाद की बात करते हैं तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है इंडिया के अंदर। इसका तो हम विचार करना चाहेंगे। 1950 से लेकर 1960 तक हम जो यहाँ पे जो पीएम रह चुके थे जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का वर्चस्व था राज्य में भी और केंद्र में भी था, तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिलता है। जब अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी आती है, अलग अलग दल के नेता आते हैं, अलग अलग जो नुमाइंदगी करने वाले जो लीडर्स आते हैं, तब उनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, तब अपने क्षेत्र के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव किसने रखा था? हमारे जो है पंडित नेहरू जी ने यहाँ पे रखा था, भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस का उस टाइम में वर्चस्व था। अब राज्यों को आशा थी कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सके। देखिए, अब मान के चलिए कि यहाँ पे वित्तीय आएगा, तो अब राज्य को यह आशा रहता है कि भाई अगर केंद्र मुझे पैसा देगा तो मैं अपने राज्य का विकास कर सकूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आशा लगा के रखते हैं राज्य केंद्र से। इसके बाद 1960 में कांग्रेस का जो वर्चस्व कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिला। अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं शक्तिशाली पहले था, फिर यहाँ पे कमजोर यहाँ पे दिखने को मिलता है। कुछ नई पार्टियां भी उभर कर सामने यहाँ पे आएंगी। अनेक राज्यों में जो है विरोधी सत्ता दल यहाँ पे उभर कर आते हैं और वो स्वायत्तता की मांग करने लग जाते हैं, यानी कि अपने अधिकार की मांग करने लग जाते हैं। 1990 में क्षेत्रीय दल जो है उभर कर आए। क्षेत्रीय दल क्या होता है, सिंपल से मैं बताता हूँ कि आप किसी स्टेट में रहते हैं, वहाँ से कोई जो नेता उभर कर आया और वो नेता जो उस समस्या से परिचित है, भली भांति परिचित है, तो वो समस्या को जो है नेताओं के या जो है हमारे सरकार के समक्ष रखेगा कि ये समस्या, इस समस्या का आप जो है पूरा समाधान कीजिए, ठीक है। ये हमारे समक्ष हो गया। अब स्वायत्तता की मांग की बात करते हैं, अधिकार की मांग की बात करते हैं। शक्ति विभाजन को जो है वो कहते हैं, इनका एक ही पॉइंट है। जब हम स्वायत्तता की मांग की बात करें, एक ही मकसद होता है कि जो आपने केंद्र को इतना शक्तिशाली बदल रखा है, केंद्र को न देकर हमें दे दें, हमें पावरफुल बना दे। कौन कह रहा है? राज्य कह रहा है। देखिए, शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए, शक्ति जो है राज्य को दे दिया जाए। समय समय पर अनेक जो है राज्य जो है समय समय पर अनेक राज्यों ने इसकी डिमांड करा है, अनेक मांग की है। जैसे तमिलनाडु है, पंजाब है और वेस्ट बंगाल है। इसमें तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने इसकी मांग किया था। और भी कई सारे राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने इसकी बात किया था, जिसमें द्रमुक करके ये साउथ के अंदर होते, अकाली दल है ये पंजाब के, एक दूसरा जो हमारा तीसरा जो है माकपा। इस सब कहीं ना कहीं डिमांड करते रहते हैं कि भाई राज्य को ज़्यादा शक्ति दो, सिर्फ केंद्र को कम रखो, ठीक है ना। ये कहते हैं ये तो केंद्र को ज़्यादा दो तो कहीं कहीं तानाशाही होगा, वो मानते हैं ऐसा। इसके बाद आय की स्वतंत्र साधन हो, वो कहते हैं भाई आय पर हमें किसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें जो है केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हमें कुछ ऐसे साधन दो जिससे हम केंद्र के ऊपर निर्भर ना रहें। तो संसाधन पर राज्य का ज़्यादा नियंत्रण, क्योंकि संसाधन पर जो है ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य का जो है संसाधन पर ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। और इसे ही वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। याद रखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है
कि वित्तीय स्वायत्तता क्या होता है, जहाँ पे वित्तीय का खुद का वो अधिकार हो, वो मांग कर सके, वो बात करते हैं। तो इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य को पुनः परिभाषित करने का बात किया था। तो 1977 में जो बंगाल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वामपंथी सरकार थी, उन्होंने जो केंद्र और राज्य के बीच में जो डिवीजन था पावर का, शक्ति का, उसको दोबारा से पुनः परिभाषित, यानी दोबारा से जो परिभाषित करने की यहाँ पे कोशिश की थी। दस्तावेज प्रकाशित किए, तमिलनाडु और पंजाब में वित्तीय अधिकार की मंशा की, और जो तमिलनाडु थे और पंजाब थे, उन्होंने वित्तीय स्वायत्तता की यहाँ पे मंशा की, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाए। प्रशासकीय शक्तियाँ की बात करते हैं, तो अलग अलग राज्यों में IAS IPS नियुक्त होकर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, राज्य न उसको हटा सकती है, न उसको उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकती है। इसका मतलब है कि जो केंद्र के वो अधीन होता है आपका जो प्रशासकीय व्यवस्था वाले, वो जो IAS IPS वाले लोग। सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, आज हिंदी का आप देखेंगे तो हिंदी का वर्चस्व जो हर जगह में देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब विरोध करते, भाई हमारे स्टेट में हिंदी क्यों, हम तो अपना मलयालम और ये जो केरल है और ये जो तेलुगु, ये सब कन्नड़, ये सब भाषा को चलाएंगे, हम तो इसको भाषा को मान्यता नहीं देते। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध, पंजाब में जो पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन, देखिए पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी भाषा बोला जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इसके बाद उनकी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। 1960 में क्या हुआ, 1960 में हिंदी के वर्चस्व को लेकर विरोध किया जाने लगा कि भाई हिंदी का जो वर्चस्व हमें देखने को मिलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह हर सामान्य भाषा हमें देखने को मिल सकता है। आप अगर बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, आप साउथ में जाएंगे तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सब भाषा देखने को मिलेगा। राज्यपाल की भूमिका को लेकर तथा राष्ट्रपति शासन को लेकर यह विवाद बहुत ज़्यादा रहता है। क्या विवाद रहता है कि भाई अगर राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसके ऊपर, राज्य के ऊपर निगरानी करता है एक तरह से, है ना। ये विवाद का विषय बना रहता है, हमेशा विवाद का विषय बना हुआ है। हाँ, ये निर्वाचित नहीं होता है, इसको चुनाव नहीं होता, राज्यपाल का कभी चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना। और इसकी जो एज होता है 35 वर्ष की अवस्था में इसको नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल, ये याद रखिएगा। ये निर्वाचित नहीं होता, चुनाव नहीं होता इसका। और ये कौन होते हैं, हो सकता है सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हो सकता है, प्रशासकीय अधिकारी हो सकता है, IAS IPS वाले हो सकते हैं, या कोई राजनीतिज्ञ विद्वान जो होता है ये इसके अधीन यहाँ पे आ सकता हो, ठीक है जी। ये केंद्र के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली से नियुक्ति किया जा सकता है। ये केंद्र और राज्यों से जुड़े जो मसले हैं, केंद्र और राज्यों से जो है बेसिकली जुड़े जो मसले हैं कि पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। एक बार हुआ था 1983 की आपको घटना बताता हूँ। तो 1983 में एक केंद्र और राज्य के मसले से जुड़े जो विषय हैं उसके ऊपर जो एक कमेटी बिठाया गया था, जिसको सरकारिया आयोग के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन सा आयोग, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग वही था जो केंद्र और राज्यों के जो मसले थे उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, यहाँ पे बात करते हैं। फिर 1998 में वही सरकारिया आयोग कहता है कि जो राज्यपाल जो होगा उसकी भूमिका स्वतंत्र होगी, उस पर कोई वो नहीं होगा। देखिए इस आयोग ने 1998 में सिफारिश में अपने पक्ष में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है स्वतंत्र और अनिवार्य तरीके से होना चाहिए। अनिवार्य मतलब कि भाई जो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो इसकी योग्यता है, उसके आधार पर उसकी होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ये सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1983 अनुच्छेद 356 क्या कहता है, अभी मैंने जस्ट बताया था पीछे कि अनुच्छेद 356 क्या होता है कि जब किसी राज्य में अगर संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है तो वह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि संविधान में जो भी लिखा गया है वो पालन नहीं करे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 3 सालों तक की अवधि तक लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम नवीन राज्य के विषय में हम करेंगे। नवीन राज्य यानी कि नए राज्य की मांग कैसे किया गया, इसके विषय में हम बात करेंगे।